ये कजरारी आंखें, ये सुर्ख लाल होंठ, ये गालों का लाल रंग, बहुत है तुम्हारी खूबसूरती के। कजरारी आंखें, ये सुर्ख लाल होंठ, ये गालों का गुलाबी रंग, बहुत है तुम्हारी खूबसूरती के लिए। इन पर बनावटी मेकअप मत लगाओ। Hello viewers, welcome to the latest edition of the Hillary Times। हमारे जो आज के गेस्ट हैं, ही इज़ अ डायनेमिक वॉइस इन द वर्ल्ड ऑफ हिंदी एंड उर्दू लिटरेचर। और मैं कह सकता हूँ कि ही इज़ अ गिफ्टेड पोएट, राइटर, लिरिसिस्ट, परफॉर्मर। आप उनको एक्टिंग करते हुए भी देख सकते हैं। और नोन फॉर हिज इमोशनली रिच एंड थॉट प्रोवोकिंग क्रिएशंस। और मैं जब उनकी कविताओं को सुनता हूँ, उनको गाते हुए, बोलते हुए, गुनगुनाते हुए सुनता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि वो शब्दों में जान डाल देते हैं। और इन द एज ऑफ डिजिटल एरा ये भी कह सकते हैं कि ही कैप्टिवेट्स ऑडियंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आइए मिलते हैं आज के गेस्ट सचिन परवाना जी से। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार। बहुत इससे बढ़िया आशीष जी। जी बहुत बढ़िया, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और गर्व भी हो रहा है कि आपसे मुझे बात करने का मौका मिला। मुझे इससे भी काफी पहले खुशी कि हो रही है और ये भी मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि इससे मैं पहले कि टाइम्स हम पर आगे बढ़ें, आज। जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपकी एक लाइन है, पनाह हुई है उम्र घर को घर बनाने में। जी। इसमें मैंने अपनी एक लाइन जोड़ दी है। आप हाँ, कहते जरूर। हैं फना हुई है उम्र घर को घर बनाने में, और 1 साल लग गए हैं सचिन जी को चैनल चैनल पर बुलाने में। बस कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं नहीं आ पाया, हम्म। लेकिन आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपने मुझे इस खूबसूरत मुलाकात का मौका दिया। सो नाइस सर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप शायर हैं, कवि हैं, और आप टीचर भी हैं। नहीं, मैं टीचर नहीं आप ही तो कहते हैं आप मुझे अपना बनाओगे तो मैं तुम्हें मोहब्बत सिखाऊंगा। हूँ। बताइए ये कैसे तो बस सिखाते हैं आप। लाइनें हैं, ये तो थोड़ी सी। जी बताइए। ये कुछ लाइनें इस तरह हैं कि मुझे अपना बनाओगे तभी तो जान पाओगे, मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत कैसे होती है। ये आजकल के संदर्भ में, जबकि जी। हम लोकल में ही नहीं ग्लोबली हम देख रहे हैं कि बड़ा टेंशन का माहौल है, तो जी। जी। आपकी ये पंक्तियां मुझे इस दृष्टि से भी बहुत रिलेवेंट लगी। तो खैर, आपने हम्म। तो किसी और संदर्भ में लिखा है, तो आप बताना चाहेंगे व्यूवर्स को कि वो संदर्भ क्या था, ऐसा क्या था नहीं, जिसने संदर्भ आपको। अलग नहीं है। देखिए, हम्म। क्या है ना कि मैं ज्यादातर प्रेम के ऊपर लिखता हूँ, और प्रेम जो है वो बहुत विस्तृत है। तो आप उसको खाली प्रेमी प्रेमिका से जोड़कर ही नहीं देख सकते। प्रेम तो सर्व जगह सर्व विद्या व्यापीमान है, कि चाहे वो एक माँ का बच्चे से हो, पिता का बच्चे से हो, भाई का बहन से हो, भाई भाई का हो, दोस्तों का आपस में हो, या मनुष्य का प्रकृति से हो। मतलब हर जगह प्रेम तो व्याप्त है ही। तो ये लाइनें आप उस संदर्भ में भी ले सकते हैं कि मैं हर किसी को ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई, जब तक आप मुझे जानेंगे नहीं, मुझे पहचानेंगे नहीं, मेरे से मिलेंगे नहीं, तब तक आप कैसे जानेंगे। और मैं तभी बता पाऊंगा कि आखिर प्रेम की असली परिभाषा है क्या। तो प्रेम की 2 लाइनें कबीरदास जी ने कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग जी। मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो हमारे तो कबीरदास जी। जी आप ही हैं आज के जमाने में। तो आप कुछ इस पे थोड़ा और रोशनी डालिए, क्या है ये प्रेम, क्या है ये प्यार। कबीरदास जी तो बहुत बड़ा नाम है। हम तो अभी शुरुआत में हैं, अभी तो लिखना शुरू किया है, सुनना शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया है। तो कबीरदास जी तो अपने आप में एक, जिसे कहते हैं कि बेंच मार्क स्थापित करके गए हुए हैं। हमें तो वहां पहुंचना पहुंचना तो छोड़िए, हम तो बस उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो देखिए, प्रेम मेरे लिए तो यह है कि अगर किसी के लिए आपके दिल में किसी भी तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, और जो वो भाव उसको उसके लिए
किसी भी तरह फलीभूत होते हैं, या उसको किसी भी तरीके से उन भावों से कोई आराम मिलता है। या आप ये कह सकते हैं कि ना, आपने किसी के लिए अच्छा सोचा, और वो अच्छा सोचना अगर उसके लिए कारगर साबित होता है, तो वो प्रेम ही है। आज के समय में कौन किसके लिए सोच रहा है? आज सिर्फ अपना सोच रहे हैं सब, अपने लिए ही सोच रहे हैं। ऐसे मौके पर आप अपने परिवार के लिए, या अपने दोस्तों के लिए, या उन लोगों के लिए जिनको आप जानते नहीं, अगर आप उनके लिए कुछ कर पाते हैं या उनके लिए कुछ सोच पाते हैं, तो ये प्रेम ही है। और जिसकी हमें बहुत जरूरत है इस टाइम। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह की दुनिया भागे जा रही है, एक अंधी दौड़ में भागे जा रही है कि बस मैं, तो उस मैं से निकलना पड़ेगा। उस मैं से निकलने के बाद ही आपको पता चलेगा कि दुनिया में हमें देना क्या है आखिर। प्रेम ही है जो हम दे सकते हैं, और जो सबके पास होता है। ऐसा नहीं कि भाई किसी के पास नहीं है, होता सभी के पास है प्रेम। आप जब तक देंगे नहीं किसी को, तो वो बढ़ेगा नहीं, फैलेगा नहीं। तो मेरे बहुत। लिए तो प्रेम की परिभाषा यही है कि भाई आप जितना ज्यादा दूसरों के लिए सोच सकते हैं, हम्म, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, हम्म। तो वो कीजिए। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। तो आप ये भी बताइए कि आपका तो सबसे प्रेम है, फरवरी जी। वालों से आपको क्या दिक्कत है? आप कहते हैं कुछ गम फरवरी ने दिए, कुछ फरवरी वालों ने। इसके पीछे क्या कहानी है, बताइए, और कुछ लाइनें भी सुनाइए। देखिए, फरवरी प्रेम का महीना कहा जाता है। कहते हैं कि प्रेम का महीना है फरवरी। तो वैलेंटाइन डे भी आता है उसके अंदर। तो मैंने देखा, आजकल प्रेम जो है वो एक महीने में सिमट कर रह गया है, फरवरी में। मतलब फरवरी में ही आपको प्रेम होना चाहिए, फरवरी में ही आपको आप प्रपोज करेंगे, फरवरी में ही अगर आपने वो प्रपोज आपका नहीं एक्सेप्ट हुआ, तो आपका दिल टूट जाएगा। तो वो इफेक्ट आप पूरे साल तक अपने साथ रखेंगे। तो ये इन चीजों को देखकर ही मैंने लिखी थी ये लाइनें, कि कुछ गम फरवरी ने दिए कुछ फरवरी वालों ने। क्योंकि दिल तो उन्होंने ही तोड़ा है फरवरी में जो है। तो कुछ गम फरवरी ने दिए कुछ फरवरी वालों ने, कुछ मुझे सवालों ने परेशान किया, कुछ परेशान किया जवाबों ने। और बचते बचाते थोड़ा थोड़ा दिल ये मेरा टूट ही गया। कुछ इसे अपनों ने तोड़ा, कुछ मेरे चाहने वालों ने। क्या तो बात। इसीलिए ये लाइनें मैंने फरवरी में लिखी थी, कि हम्म, फरवरी प्रेम का मंथ है, और हम्म, फरवरी में सबसे ज्यादा दिल टूटते हैं। हम्म। बहुत खूब। तो जिन चाहने वालों ने आपका दिल तोड़ा, तो उन्होंने जी। आपने उनको ये नहीं बोला कि एक दिन तुझ पे लिखूंगा आंखों की शरारत लिखूंगा? ये आपने ही लिखा है। जी देखिए, क्या होता है ना कि कई बार कवि जो होते हैं, हम जैसे जो लोग होते हैं, वो जरूरी नहीं कि जो अपने पर बीते वही लिखे। हम दूसरों को देखकर भी लिख लेते हैं कि दूसरों के ऊपर क्या बीतती है। तो वो भी हमारे लिए एक सीख हो जाती है। तो कुछ लाइनें फिर वहां से भी आ जाती हैं। इसलिए अब चाहे वो फरवरी में लिखी हो, चाहे वो किसी के परिचय के लिए लिखी हो, या किसी के हुस्न पे लिखी हो, तो ये सब लाइनें बस वहीं से निकलती हैं। क्या बात। पर कहा जाता है तो लिखना ज्यादा बेहतर है किसी को कहने से। हम्म, क्योंकि लिखने पर आपका पढ़ा जाएगा अच्छे से। हम्म, आज नहीं कल पढ़ा जाएगा, कल हम्म, नहीं परसों पढ़ा जाएगा। हम्म, आपने आज कह दिया, पता नहीं सुना जाए ना सुना जाए, समझा जाए ना समझा जाए। हम्म। तो लिखना बेहतर है। बहुत खूब। सर, आप एक बात बताइए, आम तौर पर जो हम जी। जैसे साधारण लोग हैं, हम जब लिखना जी। शुरू करते हैं तो पहली लाइन तो बड़ी अच्छी बन जाती है, हम्म। दूसरी लाइन नहीं बन पाती, या हम पहली लाइन उधार लेते हैं और दूसरी जी। लाइन बना पाते हैं। तो आप जब कोई कविता का सृजन करते हैं, कोई रचना बनाते हैं, शायरी करते हैं, तो जी। पहले कोई थॉट आता है, कोई शब्द हम्म। आता है, या कुछ जैसे फिल्मों में देखते हैं कि हीरो थोड़ा सा गम में डूबा होता है, मैं शायर बदनाम, ऐसा कुछ एनवायरनमेंट होता है? तो ऐसा कुछ नहीं नहीं होता है नहीं क्या नहीं, आपके साथ? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म, फिल्मी बातें फिल्मी होती हैं, वो तो पिक्चराइजेशन है। उसमें जो दिखाना जा रहा है वो तो पब्लिक के लिए है। बेसिकली क्या होता है कि आपके थॉट्स ही होते हैं, जो कि आप उन शब्दों का रूप लेते हैं, और वही शब्द होते हैं जो आपकी लेखनी में उतरते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी लाइन मिल रही है नहीं मिल रही है आपस में। लेकिन देखिए, मेरा मानना यह है कि आपके भाव स्वच्छ होने चाहिए। आपके भाव ऐसे होने चाहिए कि अगर आपने कुछ कहा है, तो वो दूसरे को समझ में आए। अगर आपके भाव समझ में आ गए हैं,
तो बहर हो गई या फिर आपके गद्य पद्य, जो भी आपकी एक परिभाषा, जो एक सीमित परिभाषाएं हैं इनकी, वो बाद में आती हैं। पहले तो आपको भाव ही जनरेट करने पड़ेंगे अच्छे से। तो मैं भी जब कभी लिखता हूँ तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही मेरे से बहुत अच्छी लाइनें बन जाती हैं। वो कभी कभार होता है ऐसा कि एक के बाद एक के बाद एक लाइन बन गई। पर ये होता है कि हाँ, भाव मेरे सृजन हो गए, भाव मैंने एक पेपर पे उतार लिए, फिर बाद में बैठ के उनको धीरे धीरे किस तरह से उनको ठीक करना है, लय में लाना है, वो सब बात की बातें हैं। पर मेन है आपके भाव सही समय पर जनरेट होने चाहिए। और वो कोई भी समय हो सकता है। आप हम्म। बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप हम्म। चलते चलते कहीं जा रहे हैं, आपने कुछ देखा, आपके हम्म। दिमाग में कुछ लाइनें आ गई। हम्म। तो ये इस तरह से है। हम्म। सर, मैंने मुनव्वर राणा जी को सुना था, उनकी एक कविता थी माँ के ऊपर। उसके बाद मुझे जी आपकी जी कविता बहुत पसंद आई। आपने भी एक माँ के ऊपर लिखा है कि माँ के जी जी पैर जी को छू के निकला वो अपने आप में मुहूर्त होती है। तो आप अगर जी इसको जी जी। सुनाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, मेरी माता जी से बहुत अटैचमेंट रहा है शुरू से। मतलब उन्होंने मैं उनके साथ बहुत ज्यादा ही अटैच रहा हूँ। और हर कोई रहता है माँ के साथ, तो हर कोई रहता है। देखिए, माँ से जो प्यार होता है ना, वो वो आप कह सकते हैं कि उस प्यार की तुलना किसी से आप कर नहीं सकते। और माँ माँ का प्यार माँ ही दे सकती है, और कोई नहीं दे सकता। अब 2011-12 में माता जी का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद काफी दिनों तक चीजें ठीक नहीं रही मेरे साथ। उन्हीं दिनों ये लाइनें मेरे दिमाग में आई थी, जो मैंने लिख के दी, कि क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, माथो ममता की मूरत थी, बस पांव छुए घर से निकल पड़े, माँ खुद में एक मुहूर्त थी। एक चंदा बिंदी, एक मंगलसूत्र, और 4 हाथों में चूड़ियां, बस इतना ही वो सस्ती थी, पर दिखती बहुत खूबसूरत थी। घर सूना है, सब वीरा है, और बेटा रो रो कर कहता है, माँ तू क्यों अभी चली गई, अभी तेरी बहुत जरूरत थी। तो ये चीजें दिल से इसलिए निकली क्योंकि मेरी जो माता जी थी वो बहुत सिंपल थी, बहुत सरल थी। ज्यादा ओढ़ना पहनना या जो ये अपने जो होते हैं ना श्रृंगार करना, ज्यादा उनको पसंद नहीं था। लेकिन वो उसके बावजूद बहुत अच्छी लगती थी। और एक घर में रौनक रहती थी उनके रहने से। उनके जाने के बाद घर वाकई बहुत सोना सोना सा लगने लगा। तो तभी ये लाइनें मेरे मन में आई थी। तो ये उन्हीं के लिए लिखी थी मैंने। बहुत खूब। एक साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या आ रही है जी कि जो ओरिजिनलिटी है उसको बचा जी पाना बड़ा मुश्किल है। अब मान लीजिए जी कि आपकी कोई 4 लाइनें हैं, वो आपने जी बहुत अच्छी लिखी हैं, आपने कहीं फेसबुक या सोशल मीडिया पर डाला। लोग क्या जी कर रहे हैं कि उन लाइनों को लेते हैं, अपना नाम लगा करके और कॉपी पेस्ट करके सर्कुलेट कर देते हैं। तो जी। अभी उत्तर प्रदेश का एक न्यूज़ भी आया था कि एक व्यक्ति ने तो किसी कवि की सारी रचनाओं को लेकर के अपनी एक किताब भी प्रकाशित करा ली किताब छपा और लो, हाँ अवार्ड जी भी जी ले जी, लिया। सुनता है तो। तो जी जी ऐसे जी जी। माहौल में मैंने बहुत सारे कवि साहित्यकारों से पूछा कि इसका क्या उपाय है। आप जी इस समस्या को कैसे देखते हैं? कौन रिस्पॉन्सिबल है और क्या समाधान है? जी। देखिए, साहित्यिक चोरी तो शुरू से चलती आ रही है। ये नई नहीं है, शुरू से चलती आ रही है ये तो। और अब डिजिटल एज आने के बाद ये बहुत बढ़ गई है। क्योंकि सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर आपने कुछ भी लाइनें लिखी, कौन कहाँ से उठा के आपकी अपनी यूज कर लेगा उसको, आप नहीं जान सकते। ये तो आपके जो मित्र लोग हैं, अगर वो कहीं देख लेते हैं, बता देते हैं, तो अभी आप इसको पकड़ पाते हैं। अन्यथा ये तो पकड़ में आने वाली चीज है ही नहीं। तो इसमें तो आप यही कह सकते हैं कि देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि चुराने वाले को पता होता है कि ये मेरी नहीं है। और जो आपने बताया कि वो उत्तर प्रदेश में एक किताब छाप ली, उन्होंने अवार्ड भी ले लिया, तो आपका अंतर्मन इस बात की गवाही कैसे दे देता है कि आपने किसी और की लाइनों को किताब पे छाप दिया और उस पे अवार्ड ले लिया। तो ये तो, इसका कोई उपाय भी नहीं लगता मेरे को तो। क्योंकि आप कितना बचा, या तो आप शेयर मत कीजिए, शेयर तो आप करेंगे ही, आपने लिखा है तो लिखा ही है। और एक मैंने कहीं पढ़ा था कि जब तक, मैंने ये मेरी लाइनें हैं दो कि, जब तक दिल में रहा तेरे लिए था, जब कह दिया
तो जमाने का हो गया। तो वही बात है कि लिख दिया आपने तो वो जमाने का हो गया, फिर आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। आज भी बड़े बड़े शायर हैं, उनकी लाइनों पे लोग नीचे डाल देते, प्रणाम डाल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं, इंस्टा पे डाल देते हैं। हमें भी हंसी आती है देख के कि हमने पढ़ा हुआ है, ये तो इतने बड़े शायर की लाइन है। पर ठीक है, मन है इनका, करने तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ये जो शायरी लिखने की जो कला है, कविताएं जो आप जी लिखते हैं, खास करके रोमांस के ऊपर आप लिखते हैं, और बड़ा जी दिल को टच भी करता है, बहुत वाकई अच्छा जी लगता है। तो जी। व्यक्तिगत जीवन में इसके कितना आपको फायदा हुआ? इतना इसका तो कोई, अब ये कह सकते हैं कि हाँ, नोन नोन हो गए हैं, लोग जानने लगे हैं, पहचानते हैं। एक पंक्ति को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, आप उसे जरा दूर करिए। हाँ हाँ, बताइए। मैंने एक बहुत जी। पहले गाना सुना था कि अगर मुझसे मोहब्बत है हम्म। तो मुझे सब अपने गम दे दो। फिल्म थी आपकी परछाइयाँ। आप लिखते हैं कि मत सोचो मुझे, हाँ तुमको हाँ। मिला है क्या, ये दर्द तुम्हारा अपना है, तुम इसको अपने गले लगा लो, ऐसा कुछ लिखा है। तो ये जी कंट्रास्ट जी जी। कैसा? ये उस पे लिखा था मैंने कि जब पीछे मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी थी, जिसमें लोग, बच्चे कोटा में जो अपने सपने पूरे ना होने की वजह से काफी सुसाइड केस आने लगे थे। और कुछ लोगों को देखा मैंने कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को डिप्रेशन में ले आते हैं, ये सोचकर कि हमने सोचा था कुछ हुआ नहीं। लाइफ में बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि आप सोचते बहुत कुछ हैं, प्लान बहुत कुछ करते हैं, पर होता अकॉर्डिंगली नहीं है। लिखा था कि अगर टूट गए सपने सारे, तुम सपने नए सजा लेना, ये दर्द तुम्हारा अपना है, तुम इसको गले लगा लेना। कि मतलब जो दर्द है ना वो आपका अपना है, खुशी आप बांट सकते हो, लेकिन आप दर्द नहीं बांट सकते। दर्द बटेगा ही नहीं आपका। कोई कितना भी आके बोल दे कि मैं आपका दर्द समझता हूँ, मानता हूँ, जानता हूँ, पर वो नहीं है। आपका दर्द आपका ही है, और वो आपको ही समेटना है, आपको ही उस दर्द से बाहर निकलना है। तो इसलिए मैंने लिखा था कि ये दर्द तुम्हारा अपना है, तुम इसको गले लगा लेना। जब खुशियों को गले लगाते हैं तो दर्द भी तो अपना ही है, उसको गले लगाइए। उसको गले लगाने से ये होगा कि आपके अंदर दर्द सहने की क्षमता बढ़ जाएगी। और टाइम चेंज होता है, जब अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। तो ये पूरी ही कविता है कि घर टूट गए सपने सारे, तुम सपने नए सजा लेना, ये दर्द तुम्हारा अपना है, तुम इसको गले लगा लेना। मत सोचो तुमको मिला है क्या, तुम थोड़े ही व्यापारी हो, दिलवाले हो दिल से देना, आंसू में हंसी मिला देना। मतलब सामने वाले का भी अगर आंसू है तो आप उसको भी खुश करिए, उसको भी हंसने का मौका दीजिए। और सपनों का क्या, वो तो हम्म। सपने हैं, हम्म। आज टूटे कल फिर बन जाएंगे। हम्म। भाई एक सपना टूट गया, कोई बात नहीं, हम्म। सपने तो सपने ही हैं। दूसरा हम्म। सपना देखिए, उसे हम्म। साकार कीजिए, उसके लिए हम्म। पूरी कोशिश कीजिए। हम्म। और चाहत दिल में जिंदा रखना, हम्म। इसमें नफरत ना मिला देना। लोग क्या करते हैं ना कि अगर कुछ बुरा हो गया आपके साथ, तो वो कोशिश करते हैं कि यार मेरा बुरा हुआ है ना, तो इसका भी बुरा होना चाहिए, इसका अच्छा कैसे हो गया। वो चीज नहीं होनी चाहिए। सर, आप ये बताइए कि जब आपने अपनी तरफ से कोई बहुत अच्छा रचना आपने तैयार किया, आपने उसको किसी जी प्रोग्राम में जी सुनाया, और आपको आपके हिसाब से वो जी रिस्पांस नहीं मिला, कई बार जो कवि के जो वर्ड्स होते हैं या जो अर्थ होता है वो कई बार हम समझ नहीं जी जी पाते, जी उस मोमेंट में नहीं समझ पाते, और मोबाइल है, डिस्ट्रैक्शन के और भी कारण है, ध्यान जी। नहीं दिया, तो उस समय आप हम्म, कैसा हम्म, फील करते हैं? कभी ऐसा होता है आपके साथ? देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी ज्यादा इंटरेक्शन हो सके ऑडियंस से उतनी करूँ। जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मेरा पहला प्रयास यही रहता है कि मैं लोगों से मिलूं, मतलब लोगों को इंटरेक्ट करके अपनी हम्म। चीजें रखूं अपने सामने। हम्म। तो उसमें आपको ये फायदा मिलता है कि लोग आपसे जुड़ते हैं, हम्म। फिर आप क्या बोल रहे हैं हम्म। वो समझते हैं। हम्म। कई बार ऐसा होता है कि हम लार्ज नंबर में होते हैं, लोग नहीं ध्यान दे पाते, हम पढ़ते हैं, पर मैं इस बात का बुरा नहीं मानता। क्योंकि मैंने जो लिखा है, मैंने जो पढ़ा है, हम्म। 10 में से अगर 2 लोगों की भी समझ में आया है, हम्म। 2 लोगों ने भी सुना है अच्छे से, हम्म। उन्होंने अप्रिशिएट किया है, मेरे लिए वो बहुत है। पर एक प्रॉब्लम होती है कि आजकल कई बार जब आप पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल पे जी। रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सोचते हाँ हैं जी कि हाँ अभी जी तो सुन लिया, बाद में घर पर आराम से सुनेंगे। बहुत सारे कवियों को जी मैं देखता हूँ, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, कि वो ओपनली ऑब्जेक्शन करते हैं, मना करते हैं, यहाँ तक कि कह देते हैं आप बाहर जाइए। बड़े, जी जी मतलब जी। नामी गिरामी कवियों की बात कर रहा हूँ, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि इस डिजिटल एरा में ये एटीट्यूड गलत है?
नहीं, एडिट तो गलत ही है। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी को लाइव सुन रहे हैं और उस टाइम आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छा मोमेंट खो रहे हैं। एक अच्छा जो ऑरा बना हुआ है वहां पे स्टेडियम का या जो भी पंच का, वो आप खो रहे हैं उसको। तो वो आप खाली रिकॉर्ड करने में व्यस्त हैं। पर ये चीज यहाँ नहीं है। ये आप कहीं भी देखिए, आप कहीं घूमने जाते हैं, वहां भी यही होता है। आप एक नेचर का जो एक मोमेंट है उसको आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ फोटो खींचने में लगे हुए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करने में लगे हुए हैं। तो ये चीजें तो हैं। और हम भी कोशिश यही करते हैं कि जहाँ जाते हैं तो जो ऑर्गेनाइजर रहते हैं ज्यादातर वही बोल देते हैं कि भाई आप वीडियो मत बनाइए, वीडियो तो हमारी अपलोड हो ही जानी है। तो आप वहां से ले सकते हैं वीडियो आराम से, और आप इंजॉय कीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि कहीं भी आप जाइए, कहीं भी आप जाइए, आप पहले उस जगह को एंजॉय कीजिए। आप श्रोता बन के जाइए, श्रोता बन के सुनिए, समझिए। जितना आपको सुनने में आनंद आएगा उतना रिकॉर्ड करके घर पे जाके सुनने में आनंद नहीं आएगा। और घर पे जाके कोई नहीं सुनता, आप भी जानते हैं। हम भी इतनी लाखों फोटो खींचते हैं, हजारों फोटो खींचते हैं, कितनी फोटो हम घर जाके देखते हैं, कोई नहीं देखता। हम किसी ट्रिप पे जाते हैं, हम 50 फोटो 100 फोटो खींचते हैं। कितनी बार हम घर पे जाके मोबाइल में देखते हैं फोटो, कोई नहीं देखता। कोई एक आधी फोटो देख ली तो देख ली, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए जो लाइव है ना, जो मंच पर है पढ़ रहे हैं, उससे क्या होता है कि उनका भी उत्साह बढ़ता है। अगर आप उन्हें सुन रहे हैं, उनको दाद दे रहे हैं, तो आप उनको भी आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, और वो और मन से पढ़ेंगे फिर इसको। एक अच्छा श्रोता होना सबसे बड़ी जरूरत है आज के टाइम में। हम्म। तो आपकी एक रचना है कि कुछ परेशान सवालों ने किया, कुछ हैरान जवाबों ने। हमारे हम्म। सवालों ने, मुझे उम्मीद है, परेशान नहीं किया होगा। आपके जवाब से नहीं हमें नहीं वाकई नहीं। बड़ा अच्छा लगा। एक आपसे गुजारिश है कि कोई अपनी हाँ जी। मनपसंद रचना, खास करके जी, मोहब्बत पर अगर आप सुना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। लय में है थोड़ी सी, गाने की कोशिश करूंगा। तो आवाज इतनी अच्छी नहीं है, सुर में नहीं मिले तो थोड़ा माफ कीजिएगा कि चांद से है कहाँ दूर ये चांदनी, और सूरज से किरणें कहाँ दूर है। चांद से है कहाँ दूर ये चांदनी, और सूरज से किरणें कहाँ दूर है। दूरियां ये मुनासिब नहीं इश्क में, दूरियां ये मुनासिब नहीं इश्क में। हाँ चले आइए, हाँ चले आइए, हाँ चले आइए, हाँ चले आइए। अब मोहब्बत के साए तले आप हैं, अब मोहब्बत के साए तले आप हैं। यूं न घबराइए, यूं न घबराइए, तोड़ दीजिए जमाने की सब बंदिशें, तोड़ दीजिए जमाने की सब बंदिशें। यूं न शर्माइए, यूं न शर्माइए, यूं न शर्माइए, यूं न शर्माइए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। और लगा है तो आप कमेंट करके बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए। और आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं कौन हूँ, मैं बार बार याद दिलाता रहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, इस प्रोग्राम का होस्ट, और अ वेरी कॉमन मैन, आशीष कुमार। जय हिंद। कि रुको कुछ पुरानी यादों के बहाने बैठ जाओ, जो तुम निभा ना सके उन वादों के बहाने बैठ जाओ। और सुनो, ये दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं है, ये दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। एक जख्म और दो, चलो चाय के बहाने बैठ जाओ।